हाँ, तो आ गए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो एटम को कुछ इस तरीके से बना देते हैं। सबसे पहले ऐसे करके बना देते हैं एटम को, यूं। क्योंकि जो बीच में जो आ रहा है बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। हम्म। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो फैलाव है, डिस्ट्रीब्यूशन है, हम्म, इसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके। तो यहां पर आ जाता है हमारे पास बोहर कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है? बोहर्स का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या कहते हैं बोहर्स? कि साहब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में एनर्जी लेवल में होते हैं। उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल्स। कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। क्या कहेंगे उनको? उनको क्या कह देंगे? या तो वो शेल कह देंगे उनको, या ऑर्बिट। जैसे मान लो ये एक ऑर्बिट है, ये एक और ऑर्बिट है, हम्म, और ये इसके बाद फिर ऑर्बिट है। तो ये जो है ये क्या है? ये ऑर्बिट है। इनके नाम, जैसे पहले का नाम रखूं मैं, तो पहले का नाम रख देता हूँ के, दूसरे का नाम रख देता हूँ एल, तीसरे का नाम रख देता हूँ एम, चौथे का नाम रख देता हूँ वन। जितने भी ऑर्बिट होंगे, फिर इनको मैं वन टू, हाँ अभी बताऊंगा, 1 2 3 4 भी कह देते हैं इनको। ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट, अब ये बात कर रहे हैं कि साहब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिट में कैसे होता है, क्योंकि बोर के अगले जो पोस्टुलेट्स हैं वो बाद में आ जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम बताऊंगा मैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट्स, तो ये होता है बेटा 2 8 18 32 ऐसे होता है। ठीक। तो यानी के एल एम एन ऐसे होता है। तो फॉर्मूला होता है इसका 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे मैं यहाँ पे रखूँ पहला ऑर्बिट n = 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट को रख दूँ, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 1² 2 होंगे। और n को अगर 2 रख दूँ इस फॉर्मूले में, तो 2 ये बन जाएंगे बेटा 8। और अगर n को 3 रख दूँ, इसमें 3 पुट कर दूँ, तो ये बन जाएंगे 2 3 यानी 18। और अगर n को 4 रख दूँ, तो ये बन जाएंगे 2 × 4 यानी 32 32। क्लियर? अब ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन की कि वो ऑर्बिट में होते हैं। और यहाँ पर हम ये भी कह देते हैं, दो बातें आती हैं हमारे सामने कि साहब बोहर के अकॉर्डिंग जो हम करते हैं उसमें कहते हैं हम सर्कुलर ऑर्बिट। कैसा ऑर्बिट है? सर्कुलर ऑर्बिट।
एक आते हैं दूसरे साइंटिस्ट सोमरफील्ड, इन्होंने कहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो सर्कुलर ऑर्बिट कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया सर्कुलर। और इलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा हो जाता है अंडे की शेप का। क्लियर। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे कैलकुलेशन नहीं होते, किस पे होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट पे होते हैं कैलकुलेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाता है कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट पे कैलकुलेशन हो जाया करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो ये तो होती है बाहरी व्यवस्था, न्यूक्लियस के बाहर की चीज है ये, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है वो भी सिखाया जाएगा आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर जो चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है उसको क्या बोल देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा होता है उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, किसी भी तरफ को घूमता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है, बाद में समझाऊंगा कि इसकी स्पिन कैसी होती है, क्यों होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता। हो गया, स्क्रीनशॉट कर ले क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पहुंच रहे हैं। स्क्रीनशॉट कर ले क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जा रहे हैं हम लोग। रुक गया, हट जाऊंगा ले मैं, ले ले ले। हाँ अरे मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट इसके कौन। चल तू कर ले, तू कर ले फिलहाल। हो गया, ठीक है। तो अब जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या स्टोरी चलती है उसको देख लेते हैं एक बार। तो बोहर का हमने हमने बोहर का यहाँ पे एक ही पॉस्टुलेट लिखा है, बोहर के दूसरे पॉस्टुलेट भी होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम इसी। हाँ और भी होते हैं, दो और होते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ होते हैं, तो पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे उनको और जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो अब चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस को हमने कुछ इस रंग से बनाया हुआ है, देख न्यूक्लियस को, ये कैसा बना हुआ है, ये न्यूक्लियस। हम्म। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं है नहीं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाहर घूम रहा है वो। हाँ प्रोटॉन्स। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उसे बोलते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, जब तक एटम इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करता, उन्हें एक्सचेंज नहीं करता, तब तक वो इक्वल होते हैं। यानी इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, +1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। हाँ, जितना इस पे नेगेटिव है इतना इस पे पॉजिटिव। तो बाहर से देखने पे क्या होता है, टोटल चार्ज 0 दिखाई देता है। अगर मान लीजिए एटम के बाहर खड़ा होकर मैं देखूं यहाँ पे, यहाँ पे खड़ा होकर देखूं मैं, तो मुझे कितना चार्ज दिखाई देगा, कुछ पॉजिटिव होगा इसमें, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। हाँ 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो टोटल चार्ज कितना दिखाई देता है मुझे इसमें, 0 दिखाई देता है। कूलम है कूलम,
हाँ कूलम 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 कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है कूलम। हाँ चार्ज अपॉन टाइम करंट हो जाया करती। बेटा चार्ज जो होता है ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, ट्वेल्थ में पढ़ा करते हैं, टेंथ में भी पढ़ा था आपने। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और चार्ज को ट्रांसफर कर दें। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर अपॉन टाइम, तो करंट नहीं बन जाता। हाँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं ना, जब टेंथ में बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा हो गया। तो इसमें सिंपली हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज हो रही है, चार्ज बैलेंस है। अब इसके बाद इसके अंदर जो घटना हो रही होती है, यहाँ पे जो चल रहा होता है वो क्या चल रहा होता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा होता है। न्यूट्रॉन किस में बदल रहा होता है, प्रोटॉन में बदल रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होता है। हाँ मतलब ये ये हमेशा चलता रहता है। न्यूट्रॉन किस में बदल रहा है, प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। ये अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है ये। उधर प्रोटॉन, हाँ उधर प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले रहा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। न्यूट्रॉन कर रहा है, न्यूट्रॉन से क्या बनाया तूने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाया ना। हाँ न्यूट्रॉन टूट रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। हाँ उसके बाद प्रोटॉन टूट रहा है, प्रोटॉन टूट रहा है एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में। इस पार्टिकल का नाम, इस पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल का नाम है पॉजिट्रॉन। क्लियर। तो यहां पर भी देखा जाए तो चार्ज जीरो है, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं। ये रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रोटॉन है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल बने रहते हैं। यानी कि अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला तो उधर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे चल रही होती है कि बैलेंस में रहती है। अब इसके बाद हम ये कह देते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल है। यानी न्यूट्रॉन के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, एक नेगेटिव चार्ज भी है। यानी इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल पार्टिकल है। तो न्यूट्रॉन कैसा है, चार्जलेस पार्टिकल नहीं है। न्यूट्रॉन इज नॉट चार्जलेस। न्यूट्रॉन चार्जलेस नहीं है। न्यूट्रॉन पे बाहर से देखने पे कितना चार्ज आता है, जीरो। अंदर उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों रहते हैं, आपस में बदलते रहते हैं। ये दोनों रिएक्शन उसी के हैं। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये रिएक्शन चल रही होती है तो इस रिएक्शन में एक चीज बन रही होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिल रहे होते हैं आपस में, क्योंकि मिल जब बनेंगे तो मिलेंगे भी। कहता है इससे बन रहा होता है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जो धूप नहीं होती, हाँ सनलाइट जो होती है, तो वो बन रहा होता है, वो एनर्जी होती है। तो किसमें बदलता रहता है, रेडिएशन एनर्जी में। तो अगर बाहर से कोई एनर्जी देता हो, मान लीजिए इस एटम पर बाहर से सनलाइट डाल देता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर इस एटम पे बाहर से मैं सनलाइट डाल देता हूं, लाइट यानी रेडिएशन डाल देता हूं, तो किसको पहुंचेगा, न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस की इस रिएक्शन को इफेक्ट कर देगा। नहीं ये तो जीरो तो पहले से ही है। या तो उसकी स्पीड को ज्यादा कर देगा या कम कर देगा। हाँ ज्यादा करेगा। इस चेंज को कैसे करेगा, तेज कर देगा इस चेंज को।
तो इस चेंज को तेज करने से क्या होगा कि जो प्रोटॉन है ना, वो तेजी से चेंज होने लगेगी रिएक्शन। तो उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है या जो प्रोटॉन से बंधा हुआ है, ये बाहर के इसका इसमें शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ रखा है, प्रोटॉन ने। अब प्रोटॉन का एट ए टाइम कुछ नंबर कम हो रहा है, क्योंकि बाहर से रेडिएशन आ जाने पे क्या होता है, रिएक्शन थम जाती है ना, क्योंकि रिएक्शन रेडिएशन से ही चल रही है ये वाली। अब रेडिएशन मैंने बाहर से दे दिया, तो ये रिएक्शन क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। फास्ट होने के बजाय क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जैसे मैंने कहा तेजी से होने लगता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन तेज हो जाती है, क्योंकि ये रेडिएशन पे चल रही है। अब रेडिएशन मैंने बाहर से दे दिया, बात को समझना। तो ये मान लीजिए चल रही थी रिएक्शन पहले 100 जूल पे, मैंने बाहर से और दे दिया इसको 10 जूल, तो ये रिएक्शन अपने आप स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसे 100 पे रहना है। तो जब तक ये 100 जूल पे नहीं आएगी, तब तक ये 100 रहेगी और इस 10 जूल को वापस बाहर फेंकेगी, क्योंकि इसे रखेगा नहीं है, इसको वापस भी देगा। तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, जब ये रेडिएशन मिला, कि इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन की जो पकड़ है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है अपोजिट चार्ज में, वो ढीला पड़ जाएगा, वो तो कम पड़ जाएगा ना, ये रिएक्शन अगर कुछ स्लो आ गई तो। तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को, जो पॉजिटिव चार्ज यहां से पकड़ के इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए है, ये पॉजिटिव चार्ज ही तो है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑर्बिट को जंप कर देगा, बाहर के ऑर्बिट में चला जाएगा ऐसे। यानी एनर्जी मिली किसको, न्यूक्लियस को। और फिर न्यूक्लियस में एनर्जी चले जाने से प्रोटॉन का इफेक्टिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन को पहले से अट्रैक्टिव फोर्स से पकड़े हुए था, ढीला हुआ, कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और एनर्जी फिर से वही मेंटेन हो गई जो पहले थी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एनर्जी किसको मिली, इलेक्ट्रॉन को चली गई अभी एनर्जी, इससे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गई। यानी सीधे सीधे अगर हमने रेडिएशन दिया, तो सीधे सीधे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिली, पहले गई कहाँ, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होने वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चेंज को उसने कम किया, प्रोटॉन का चार्ज इफेक्टिवली कम आया, तो इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कम हुई, फोर्स कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बाहर की तरफ जंप कर गया। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स से घूमता है, घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है ना। अट्रैक्टिव फोर्स ढीले हो जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागेगा। अब घुमाते 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 अगर रस्सी टूट जाएगी, जो घुमा रहे, तो कहाँ भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा, अंदर तो नहीं गिरने वाली है ना वो चीज। तो इसलिए अगर पकड़ कम हो जाए, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाए, तो कहाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो चीज हो रही है, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। अब इसके बाद हम अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जोड़ दें, क्या कर दें हम क्या जोड़ दें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दें, तो ये बनता है मास नंबर। ये क्या बनता है, मास नंबर। हाँ, जितने जितने इलेक्ट्रॉन और मतलब जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर उनको जोड़ दें, उनका नंबर जोड़ दें अगर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या बनेगा, मास नंबर। तो किसी भी एटम के ऊपर जो लिखा होता है बेटा, जैसे हीलियम है, हम्म, इसके ऊपर जो लिखा होता है मास नंबर लिखा होता है, इसके नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर लिखा होता है। तो अगर इस हीलियम में देखूं मैं, तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, टोटल 4, और प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 2। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। तो जितने प्रोटॉन है
कितने प्रोटॉन है? 2। तो प्रोटॉन भी 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, क्योंकि अभी इसने कोई इलेक्ट्रॉन किसी को लिया दिया नहीं है। अभी इसने कोई इलेक्ट्रॉन किसी को लिया दिया नहीं है, न्यूट्रल है, एक्सचेंज नहीं किया इसने, तो 2 रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो बात कंफर्म हुई कि न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंज हम ज़्यादा नहीं कर सकते, इस न्यूक्लियस में कोई चेंज वेंज नहीं होता। जो भी चेंज हो रहे हैं बाहर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना देना एक्सचेंज जो है बाहर से हो रहा है। ठीक है, तो अब हम जरा बाहर की बात करेंगे कि क्या हो रहा है बाहर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी बाहर जो ऑर्बिट हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं, सबसे पहले बेसिक लेवल पे यूज कर लेते हैं ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि ये थोड़ी दूर तक काम करता है, बाद में फिर दूसरा एक रूल आता है वो भी बताऊंगा आपको, आप वाव प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे करता है। हाँ, आप बाउ, आप वाह, हाँ 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 हाँ, वो भी है। ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज पुरानी आई पहले बताई गई तो बाद में देखा गया कि नहीं ऐसा नहीं है और भी चीजें हैं। तो पहले पहले क्या होता है कि शुरू शुरू में हम देखते हैं कि भाई ये तो बोर कॉन्सेप्ट वाले कॉन्सेप्ट से ही हो जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, इसके अंदर सेल के अंदर सब सेल भी हैं, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स भी हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं ये भी पता है, ऑर्बिटल के नंबर कैसे लिखे जाएंगे एसपीडीएफ वो भी पता है, उसमें क्वांटम नंबर कितने टाइप का लिखा जाएगा, गिनती कैसे होगी नंबर की, है ना। तो उसमें क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इस तरीके से आ जाते हैं ना। तो फिर बाद की बात है, अभी हम देखते हैं कि बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाता है। 2 8 18 32 वाला जो चक्कर है ना, वो कैसे होता है, 2 8 18 32 वाला। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ईच एलिमेंट, each element wants to complete its octet। ऑक्टेट क्या होता है? 2 8 18 और 32 इस तरीके से होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात कर लो सबसे पहले। तो हाइड्रोजन में क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या डालूंगा, एक डालूंगा बस, यानी इसके इसके पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ आपके ऑर्बिट बना देता हूँ, शेल बना देता हूँ, पहले में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं, ऐसे। अब इसके बाद मैं हीलियम में चलता हूँ। हाइड्रोजन का सिंबल यहाँ लिखते हुए चलते हैं बेटा, सिंबल इधर लिख देते हैं, हाइड्रोजन ऐसे होता, हीलियम को ऐसे लिख देते हैं He। तो इसमें 2 होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करेगा, यानी ये रिएक्शन नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ये दूसरे कंपाउंड के साथ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट। क्लियर? हालांकि ऐसा हो जाता है कि इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं, वो तरीके अलग हैं, पर बेसिक लेवल पर हम देखते हैं कि ये इनर्ट जैसा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इनर्ट जैसा है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी कि हीलियम में से भी इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, दूसरे तरीकों से निकाले जा सकते हैं, गर्म करके निकाले जा सकते हैं, है ना, हीट करके निकाले जा सकते हैं, एनर्जी देके निकाले जा सकते हैं, आयोनाइज किया जा सकता है। इसके बाद आता है लिथियम।
हम्म। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। देखो यहाँ पे एटॉमिक एटॉमिक नंबर लिखते जा रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, इसका 2, इसका 3। तो इसमें पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरे में 1 होगा। ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, ऐसे। तो यहाँ पे लिथियम के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ होने कितने चाहिए? 8। भैया तो 8 हो, 2 हो, 18 हो, 32 हो, पर 2 पे तो यहाँ बात नहीं बनने वाली। यहाँ तो 8 चाहिए। क्योंकि जो 2 के बाद का नंबर किसका पड़ता? 8 का बनता। तो इसका मतलब क्या होता है कि लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। ना बेटा, देने वाले पे देने वाले पे प्लस का हो जाता है। हाँ, मतलब लिथियम को लिखूं तो लिथियम प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि एक प्रोटॉन है ना, उसका चार्ज दिख जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा। तो कंडीशन क्या होती है, जरा बात को समझ ले। लिथियम में ऐसे यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव चार्ज हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। हम्म। तो अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने बचेंगे? 2। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव तो बैलेंस करने के लिए काम आ गए, 2 को 2 बैलेंस करेंगे। 1 पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच गया। न्यूक्लियस के अंदर 1 पॉजिटिव एक्स्ट्रा बचा कि नहीं? समझ रहा है? आवाज आ रही है? साउंड आ रहा है बेटा प्रॉपर? तो 2 को 2 तो बैलेंस कर गए ना, लेकिन जो 1 पॉजिटिव बचा, क्योंकि प्रोटॉन को तो ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, जो 1 पॉजिटिव बचा वो दिख गया है, दिखाई दे गया इस पर। तो इससे कैसा आयन बना? पॉजिटिव। और चार्ज किसका दिखाई दे रहा है? प्रोटॉन का, क्योंकि प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रल कर दे रहा था। पहले क्या था? 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ही प्रोटॉन थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन भाग गया, इसमें से निकल गया। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन ने 2 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन कितना बचा? +1। तो वो +1 क्या होगा? दिखाई दे जाएगा उसके। तो इससे पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उसकी उतनी ही वैलेंसी हो जाती है। तो लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई? +1। तो ये हो जाती है इसकी, लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाती है? लिथियम की वैलेंसी हो जाती है +1। यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे देता है। अब इसके बाद लिथियम के बाद चलते हैं 4 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पे कौन? हाँ, लेकिन 4 नंबर पे होगा कौन, उसका नाम क्या होगा? हाँ, बेरिलियम होगा। वेरी गुड, बेरिलियम होगा। तो बेरिलियम में क्या होता है बेटा कि इसमें तो 8 नहीं पूरे हो रहे ना, 2 2। तो 2 तो, हाँ, प्लस का 2 चार्ज बनेगा, प्लस का 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे निकाल दे, दे वो अलग चीज है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं इसके ऊपर, ज्यादा हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे 8 का नंबर पूरा होना चाहिए, लेकिन है इसके पास तो। इसकी वैलेंसी 2 जा सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला कौन आएगा फिर 5 नंबर पे? बोरॉन। वेरी गुड। तो 2, इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? 3। समझ रहे हैं बात को? अब जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इधर मैंने तो एक बात बताई थी तुझे कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। और बोरॉन की कितनी होती है? +3। तो अगर मैं यहाँ फार्मूला बना लूं तो 3 यहाँ पहुंचेगा, 2 यहाँ पहुंचेगा, तो ये बन गया बोरॉन का ऑक्साइड।
बोरॉन ऑक्साइड। बात समझ रहा? हाँ, तो ऐसे फॉर्मूले बन जाया करते हैं। तो इसी तरीके से एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, लेकिन ये बहुत दूर तक काम नहीं करता, ये रूल बहुत दूर तक काम नहीं करता। जैसे यहाँ 8 होते हैं, 8 के बाद आगे पहुंचता है मामला, तो फिर ये मामला बिगड़ने लगता है। अब जैसे मैं पहुंचते पहुंचते सोडियम तक पहुंच जाऊं, सोडियम, अब बताऊंगा बेटा, सोडियम, तो सोडियम में 281 हो जाएगा। इसके बाद मैं कैल्शियम तक पहुंच जाऊं, तो ये कितना हो जाएगा, 282, टू, नहीं, इसके बाद ऐसा करता हूं ना, सीधा मैग्नीशियम पर पहुंच जाता हूं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 12 है। हाँ, तो ये तो मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ 2, यहाँ मैग्नीशियम होना चाहिए ना बेटा, ये गलत लिख दिया, ये मैग्नीशियम होना चाहिए। हाँ, मैग्नीशियम होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ कैल्शियम होना चाहिए। कैल्शियम का कितना होता है, 20। एक मिनट रुक जा, वही चक्कर पड़ेगा। तो 2882, देख यहाँ पहुंच गया, लेकिन यहाँ होने कितने चाहिए थे, 18। भाई रूल तो ये कहता है कि जब तक यहाँ 18 ना हो आगे ना बढ़े, लेकिन यहाँ पे 8 हुए, फिर 8 हुए, फिर 2 हो गए, तो ये रूल वायलेट हो गया, ये नियम तो टूट गया। तो कुल मिला के ये नियम कहां तक काम करता है, जब तक तीसरा ऑर्बिट ठीक ठीक नहीं भर जाता। और तीसरा ऑर्बिट किस पे जाके भर जाएगा, क्लोरीन पे जाके भर जाएगा, क्लोरीन। मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो क्लोरीन के बाद रूल वायलेट होने लगता है। वो अलग तरीका बताऊंगा मैं। जब क्लोरीन होता है, इसका 17 होता है, तो कैसे भरेंगे, 287। हाँ, इसके बाद जब आगे, जब क्लोरीन पे 7 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा 8 पूरे करने के लिए, माइनस का बनेगा। यानी क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो ये क्लोरीन का नेगेटिव हो जाएगा, और इसका नंबर पूरा हो जाएगा 288। हाँ, समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। इसके बाद आगे की जो स्टोरी है, उसमें फिर बोहर पोस्टुलेट आ जाएगा, सेकंड वाला। और फिर इसमें जो आगे इस तरीके से शेल बने होते हैं या सब शेल बने होते हैं, सारी चीजें होती हैं, फिर वो चीज शुरू हो जाएगी। ठीक, तो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना ही है, यहीं तक रखेंगे। इसके बाद ये हायर लेवल पे जाएगा, तो उसका प्रोग्राम बना लेंगे, ठीक है। अभी इसे तैयार कर लें आप, ठीक है। और बुक एनसीईआरटी पढ़ लें आप, देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें आप।